जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक और महत्वपूर्ण सेशन लेकर फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने। बिल्कुल एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिएगा भाई। प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन जीके गए, जिसमें आपके पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस में जो आज तक आप लोगों का ट्रेड्समैन का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सभी को राम राम, बिल्कुल जय हिंद भाई, गुड इवनिंग। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही 100 प्लस होंगे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वह रहने वाला है 18 प्लस का भाई। 18 प्लस का टारगेट रहने वाला है। और दोस्तों इस जो 25 क्वेश्चन है, इस 25 क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम आपके 100 से 150 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएंगे और वो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे भाई। बिल्कुल सभी को जय हिंद। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम बेस्ड है भाई। देखो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आज का जो हमारा टारगेट रहने वाला है, जो आज का हमारा टारगेट रहेगा वह रहने वाला है कितने का? 18 प्लस का। जीके में 18 प्लस का टारगेट रहेगा भाई 25 में से। देखते कितने अभ्यर्थी 25 प्लस का 18 प्लस का टारगेट पूरा कर पाते। बिल्कुल जीके के सारे क्वेश्चन रहने वाले। अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो स्पेशल ट्रेड्समैन का टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच चल रहा है। चाहे आप एसएसबी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन की कर रहे हैं, चाहे सीआरपीएफ की 9000 की जो वैकेंसी आई उसकी तैयारी कर रहे हैं, सभी बैचों की लाइव क्लासें आपको बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। सुबह 11 बजे से शाम को 8 बजे तक मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके की एक एक टॉपिक की आपको तैयारी करवाई जाएगी। एक एक चीज आप लोगों की क्लियर करवाई जाएगी। बिल्कुल तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। कोर्स से रिलेटेड आपको अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है और दोस्तों सर आपको आज बताएंगे कि जो जीके और जीके के साथ ही आप लोगों का जो जीके में जो पार्ट आता है, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल, उसमें किस प्रकार आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरा डिटेल से आप लोगों को बताने वाले भाई। बिल्कुल बिल्कुल सेशन को शेयर भी करते रहो भाई, साथ में सेशन को शेयर भी करते रहो साथ साथ में। जय हिंद दोस्तों, बात कर रहे हैं हम बेस्ट एग्जाम चैनल पे अपनी, और जो बाबू फौजी एग्जाम से ये यूट्यूब चैनल चलता है अपना, उस पे हम 25 क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। और मैं बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है और इनसे संबंधित हम सॉल्यूशन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो सभी दोस्तों को जय हिंद। अगर आप भी अगर देश की सेवा करना चाहते हो, देश के रक्षक बनना चाहते हो, तो ध्यान से बता देता हूं आपको कि इस प्रकार से प्रैक्टिस है वो इस समय जब अपनी क्लास आती है, टेस्ट आपको करवाया जाता है, बार बार रिवीजन करें। आप अंत में जब एग्जाम देने के लिए जाओगे, उस समय जब एग्जाम पेपर आपके हाथ में होगा तो आपको नतीजा है जो हमने यहाँ प्रैक्टिस करवाई है वो आपके सामने होगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसे शेयर भी करते जाए और आज के क्वेश्चनों की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला ही क्वेश्चन है, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? क्या पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। बात है राजा खारवेल की। हमेशा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते समय आपको पेपर में एक ही चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को एक से अधिक बार पढ़ना है, यही प्राथमिकता होती है। तो आप जब भी अगर बात करें एग्जाम पेपर की तो सबसे पहले यही देखना है कि जो क्वेश्चन है उसको 2 बार पढ़ना है और एक क्वेश्चन में आपको यह चीज का ध्यान रखना है कि अंत में जो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाँ या नहीं, यह इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं राजा खारवेल। तो क्वेश्चन को करते समय अंडरलाइन या उस पर गोला बनाओ कि राजा खारवेल की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? राजा खारवेल की हो रही है। किस चेदी वंश के, वंश कौन सा पूछा है? चेदी वंश पूछा है, उसका महानतम शासक था। यह बात है फर्स्ट क्वेश्चन की। तो ध्यान से देखना, अगर हम बात करें कि राजा खारवेल है वो किस वंश से संबंधित था, तो वो किस वंश से संबंधित था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। बी ऑप्शन आ रहा है लगभग का। बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बी और बी ऑप्शन में लिखा है कलिंग। अब अगर हम कलिंग से बात करें कि जो कलिंग का राजा था खारवेल, वो एक महानतम शासक। अगर इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखें तो जो राजा खारवेल था वो एक प्रसिद्ध राजा था। कहां का था? कलिंग का राजा था।
प्रसिद्ध था, उसने क्या क्या योगदान दिया? तो सबसे पहले इसने इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार बना के बता रहा हूं, ध्यान से समझना कि इसने हाथी गुफा जो एक गुफा थी उसका निर्माण किसने करवाया था? तो कलिंग के राजा थे, कौन? खारवेल। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिल्कुल जिन्होंने बी आंसर बताया बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखना, अपना सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखना। और सेकंड क्वेश्चन में फटाफट से आंसर बता दो। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है जहांगीर से संबंधित, कि जहांगीर किसका पुत्र था? आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है जहांगीर। बात हो रही है मुगलों की, किसकी बात हो रही है? यहां पर मुगलों की चर्चा होगी और मुगलों में पूछा है किसका नाम है? जहांगीर का नाम आपके सामने आ रहा है। तो जहांगीर किसका पुत्र था? पूरा क्वेश्चन आराम से देखना। पूरे क्वेश्चन की अगर हम गौर से अगर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लिया तो उसके बाद में आंसर आपका गलत नहीं होगा। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि जहांगीर किसका पुत्र? बात हो रही है पुत्र की, जहांगीर की। तो ध्यान से देखना कि जहांगीर था वो किसका पुत्र था, ये क्वेश्चन आपके सामने। तो कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताओ। देखें डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहे हैं, सबके अलग अलग कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब क्वेश्चन गलत हो रहा है आपका। तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन में क्या है? अकबर। अकबर का पुत्र था कौन? अकबर का पुत्र था जहांगीर, जिसके बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम, अगर बात करें हम जहांगीर की, तो जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो था सलीम। अच्छी तरह से याद रखना, सलीम। अगर हम मुगलों में बात करें तो सबसे पहले था हुमायूं, सॉरी बाबर। बाबर का बेटा कौन था? बाबर का बेटा था हुमायूं। बाबर हो गया, हुमायूं हो गया। और हुमायूं के बाद में बना था अकबर शासक। कौन बना था? अकबर। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। सॉल्यूशन देखना, समझ में आएगा। उसके बाद में कभी भी गलती नहीं करोगे। यहां पर हो गया कौन? जहांगीर। जहांगीर का बेटा कौन था? तो शाहजहां। कौन हो गया? शाहजहां। अगर शाहजहां के बाद में अगर हम बात करें तो औरंगजेब। लास्ट जो शासक था वो था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद में क्या हुआ था? परवर्ती काल यहां से स्टार्ट होता है मुगलों का। और इसके बाद में, औरंगजेब के बाद में अगर हम चर्चा करें तो इसके जो पुत्र थे उनमें भी लड़ाई हुई थी आपस में, जिसके लिए सत्ता प्राप्ति के लिए आपस में लड़ाई हुई थी। और जिनमें दोराई का युद्ध हुआ था, ये इंपॉर्टेंट युद्ध भी हुए थे। उसके बाद में बात कब की है? 1707 ईस्वी की औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उसे बोला जाता है परवर्ती मुगल काल। जबकि महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाबर बना था, उसके बाद में हुमायूं, फिर हुमायूं का बेटा अकबर और अकबर का बेटा जहांगीर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जहांगीर किसका पुत्र था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहांगीर किसका पुत्र था? तो जहांगीर अकबर का पुत्र। बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपके सामने तीसरा क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो साथ लाइव नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। बहुत अच्छी क्लास होगी आज की, और आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, शेयर भी करते जाना। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताते जाना। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी, नाम किसका आ रहा है? महात्मा गांधी का नाम आ रहा है। ध्यान से देखना, अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किस आंदोलन में किया था? सर्वप्रथम जो भूख हड़ताल का चलो बात कर रहे थे तीसरे क्वेश्चन की। कौन से क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे थे? तीसरे क्वेश्चन की। इसमें क्या था कि निम्न में से किस आंदोलन में, क्वेश्चन को मैंने पहले ही बता दिया है कि 2 बार अच्छी तरह से पढ़ लेना। उसके बाद में क्वेश्चन गलत होने की जो संभावना है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और राइट होने की संभावना है वो 99+ % बढ़ जाती है।
तो यहां पर तीसरा क्वेश्चन अपने सामने है कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। गजब का क्वेश्चन। अगर महात्मा गांधी की बात हो रही है, पहला ऑप्शन आपके सामने असहयोग आंदोलन। पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन देखना, रोलेट सत्याग्रह 1919 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में तीसरा जो आंदोलन था वो था अहमदाबाद हड़ताल 1918 ईस्वी में। और चौथा ऑप्शन आपके सामने बारडोली सत्याग्रह। तो बच्चों फटाफट बता दो मेरे साथियों कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट देख लेता हूं मैं एक बार। बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है ऑप्शन में, ए भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। और महात्मा गांधी के बारे में पूछा है और भूख हड़ताल के बारे में पूछा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ध्यान से देख लेना, अहमदाबाद हड़ताल। सी ऑप्शन, जिनका सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। अब अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत आए थे। किस सन में भारत आए थे? 1915 ईस्वी में भारत आए थे। उसके बाद में 15 साल के बाद में वो भारत में घूम घूम कर यहाँ की जो स्थिति थी उसको देख रहे थे। उसको देखने के बाद में सबसे पहले 1917 ईस्वी में खेड़ा नामक स्थान से उन्होंने एक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी? तो 1917 ईस्वी में सबसे पहले खेड़ा नामक स्थान से सत्याग्रह की शुरुआत की थी। सत्याग्रह की शुरुआत कब से की थी? क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है आपको कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? तो आपको याद रखना है खेड़ा से शुरुआत की थी सर्वप्रथम आंदोलन। अब अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल, यहां अंडरलाइन करो, बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो भूख हड़ताल है वो सर्वप्रथम किस आंदोलन में रखी गई थी? तो वो आंदोलन था अहमदाबाद हड़ताल आंदोलन। ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये 1920-21 में हुआ था, जब तिलक की मृत्यु हो गई थी। तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो गई थी। कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को तिलक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में अगर हम बात करें रोलेट सत्याग्रह, इसे वकीलों का कानून भी कहा जाता है। वकीलों का क्या कहा जाता है? कानून कहा जाता है, वकीलों का कानून, रोलेट एक्ट। इसके तहत क्या हुआ करता था? किसी भी व्यक्ति को बिना किसी गारंटी वारंटी के साथ में गिरफ्तार कर लिया जाता, उसे कुछ भी नहीं बताया जाता था कि आपने ये है दोष किया है या आपने इस प्रकार की घटनाएं घटित की है। इस प्रकार से बिना किसी कारण के भी उसे क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार। ये हो गया रोलेट एक्ट। उसके बाद में अहमदाबाद आंदोलन, जिसमें सर्वप्रथम भूख हड़ताल की बात की थी किसने? महात्मा गांधी ने। लेकिन अगर सत्याग्रह के बारे में पूछ लिया जाए तो सत्याग्रह के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान से देखना, पहला जो सत्याग्रह आंदोलन था वो 1917 ईस्वी में और खेड़ा से शुरुआत हुई थी। खेड़ा के बाद में ही अहमदाबाद आंदोलन हुआ था। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखना, चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सबके सामने, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपके सामने। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? गजब का क्वेश्चन है आपके सामने। बात किसकी हो रही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हो रही है। किसकी हो रही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और पूछा क्या है क्वेश्चन में? पहले भी मैंने बताया है कि 2 बार क्वेश्चन को देख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। पहली महिला पूछा है और आगे पूछा है अध्यक्ष। बिल्कुल गजब का क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन है आपके सामने, नंबर 1 श्रीमती एनी बेसेंट। पहला ऑप्शन आपके सामने श्रीमती एनी बेसेंट। सेकंड ऑप्शन आपके सामने श्रीमती सरोजनी नायडू। थर्ड ऑप्शन आपके सामने श्रीमती नेली सेन गुप्ता। और चौथा ऑप्शन आपके सामने अरुणा आसफ अली। बता दो फटाफट, देखें इसका आंसर क्या होगा। गजब का क्वेश्चन है। ऑप्शन आ रहा है ए बी, बिल्कुल सबके कमेंट देख रहा हूं मैं। ए बी आ रहा है।
बिल्कुल पहले और दूसरे ऑप्शन में ही बता रहे हैं ज्यादातर श्रीमती एनी बेसेंट और श्रीमती सरोजिनी नायडू के बारे में। तो मैं ध्यान से देखना, मैं आपको बता देता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन है वही एग्जाम में आते हैं। पीछे के पेपर उठाकर देख लेना, गजब के क्वेश्चन आपके सामने आज लेकर आया हूं मैं आपके सामने। और चौथा क्वेश्चन चल रहा है अपने आज के दिन का। अगर आज की क्लास की बात करें तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब देखना इसका राइट आंसर होगा, वो होगा बच्चों ए ऑप्शन। बिल्कुल जिन्होंने कमेंट बॉक्स में ए ऑप्शन बताया बिल्कुल सही आंसर है। अब ध्यान से देखना, बात किसकी हो रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। एक अंग्रेज अधिकारी था, एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी, अंग्रेज अधिकारी ने। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, तो अगर हम अंग्रेज अधिकारी की बात करें तो उसका नाम था ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था और उसने किसकी स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अगर आपको पहले यह पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष ए ओ ह्यूम। लेकिन अगर भारतीय पूछ लिया जाए कि भारतीय प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आता है यहां पर। आगे ही होगी बात समझ में। अब यहां पर क्या पूछा है हमें, क्वेश्चन में पूछा है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष पहले ही ऑप्शन में है श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कब बनी थी, तो बात करिए तो 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट है वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि प्रथम, पहली की जगह अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला, इसकी जगह अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला, ध्यान से देखना, प्रथम भारतीय महिला, अगर प्रथम भारतीय महिला की हम अगर बात, वो थी कौन, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू अध्यक्ष का बनी तो 1925 ईस्वी में, याद कर लेना 1925 ईस्वी में। आगे होगी बात समझ में। उसके बाद में देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सबके सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। अगर अपना अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत गजब का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दो बार क्वेश्चन को पढ़ना है, मैंने पहले भी बताया था। निम्नलिखित में से किसने पहली बार, बात की कब की है, पहली बार, क्वेश्चन पहली बार 1935 ईस्वी में संविधान सभा, गजब की चीज, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें संविधान सभा में बनाने का सुझाव किस व्यक्ति ने दिया था। आपके सामने ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले ही ऑप्शन में क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड ऑप्शन देखो महात्मा गांधी जी, सी ऑप्शन में है जयप्रकाश नारायण और डी ऑप्शन में है एम.एन. रॉय। बिल्कुल सटीक क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट देख लेता हूं, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। बिल्कुल सबके अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल ए बी सी डी चारों ऑप्शन बता रहे हैं, चारों ऑप्शन बता रहे हैं। तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। जिन्होंने डी ऑप्शन बताया बिल्कुल उनका राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात करें हम इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पहली बार 1935 के अधिनियम में बात कही थी, जो संविधान सभा थी वो बनाने की बात कही गई थी। गजब का क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन में ऑप्शन इतने नजदीक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी बात कही थी, गांधी जी ने भी कहा था संविधान के बारे में। जयप्रकाश नारायण जो राष्ट्रपति के पद पर भी निर्वाचित हुए थे, उसके बाद में बात करें तो एम.एन. रॉय भी आता है। तो ऑप्शन चारों इंपॉर्टेंट थे।
इसका आंसर होगा डी। अब ध्यान से देखना, एम एन रॉय ने बात कब कही थी, तो एम एन रॉय प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने 1934 में 1934 ईस्वी में संविधान सभा बनाने की बात कही थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने था। बहुत सारे मैं कमेंट देख रहा था, उन कमेंट में बिल्कुल अलग अलग आंसर आ रहे थे। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो ध्यान से देखना। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों, अगर आप एसएसबी ट्रेडमेंस बढ़ती है, बीएसएफ ट्रेडमेंस बढ़ती है, उसके अलावा सीआरपीएफ ट्रेडमेंस बढ़ती है, इनसे संबंधित अगर तैयारी करते हो तो मेरे प्यारे साथियों किसी भी प्रकार की देरी करना उचित नहीं है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन है वो बहुत ही हार्ड हो गया है और आपको आज से ही सब कुछ त्याग कर किसी भी प्रकार की बिना किसी टेंशन के आपको जमकर तैयारी करनी है। फिर देखना आपके शरीर पे एक दिन वर्दी होगी और जब बात करेंगे कंधे की तो यहां पर कई सारे स्टार भी आपको नजर आएंगे, लेकिन उसके लिए आज ही आपको कमर कस लेनी चाहिए, जमकर तैयारी करनी चाहिए। तो हमारे जितने भी कोर्स अभी वर्तमान समय में चल रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो उसमें आपको एसएसबी ट्रेडमेंस भर्ती की तैयारी करवाई जाती है। और मैं आपको इसके अलावा और बता देता हूं, जो बीएसएफ ट्रेडमेंस का कोर्स है वो भी अपना चल रहा है। उसके अलावा बात करें तो सीआरपीएफ जो ट्रेडमेंस है उसका भी हमारे कोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। तो आप बिना किसी देरी किए हुए जो वर्दी बैच है, न्यू प्रेरी बैच है जो एसएसबी ट्रेडमेंस का, वो मात्र 499 रुपए में आप खरीद सकते हो। आ गई होगी बात समझ में। बिल्कुल इसी टाइप से जैसा हम यहाँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाते हैं आपको लाइव क्लास में यूट्यूब चैनल पे, उससे भी बेहतरीन हम लाइव क्लास में पूरा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते भी हैं। उसके अलावा नोट्स जितने पीडीएफ उपलब्ध है वो भी उपलब्ध करवाते हैं। पीडीएफ नोट्स के अलावा बच्चों की अगर और मांग होती है तो हम लास्ट में टॉपिक के क्वेश्चन भी करवाते हैं। तो ये बात आपको मैं बता देता हूं, और जिन्होंने बच्चों को तैयारी करनी है वो आज ही ये कोर्स खरीद सकते हैं। बिल्कुल इसके साथ में एक बिग टेस्ट भी हमने स्टार्ट कर दिया है, वो बिल्कुल संडे को होता है और उसमें हम 100 क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन हम एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां करवाते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन हम हर संडे को लाइव क्लास में करवाते हैं। अब अगर बात करें हम नेक्स्ट वापस अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। यहां तक की बात हो गई थी 5 नंबर क्वेश्चन की। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों। बात करें छठे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पहले 2 बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के संविधान, अगर बात करें भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान में क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। आज तक कितनी बार संशोधन प्रस्तावना में हुआ है। जिन्होंने मेरी क्लास ली है उनको तो बिल्कुल 100% पता है कि आज तक कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। लेकिन जो भी बच्चे यहां पर नए हैं उनको मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आज तक कितनी बार संशोधन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है 3 बार, दूसरे ऑप्शन में 2 बार, सी ऑप्शन में 1 बार और डी ऑप्शन है आपके सामने, उसमें है कभी नहीं, आज तक हुआ भी नहीं है। बिल्कुल आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट देख लेता हूं मैं तब तक। कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं सी 3 बार, डी, बिल्कुल हर ऑप्शन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बिल्कुल अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके, बिल्कुल अलग अलग आंसर आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास के शेयर करते जाए। बिल्कुल सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, मतलब सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके सामने, इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। आज तक संविधान सभा में अगर बात करें तो जो प्रस्तावना है उसमें सिर्फ 1 बार ही संशोधन किया गया है।
कितनी बार संशोधन किया गया है? सिर्फ एक बार। सॉल्यूशन करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। एक बार संशोधन कब किया गया था? तो बात करें 42वें संविधान संशोधन की, 42वें संविधान संशोधन की, संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, अगर 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो हुआ कब था? 1976 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। कौन सा 42वां संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के तहत प्रस्तावना में एक बार, प्रस्तावना में सिर्फ एक बार परिवर्तन किया गया था, एक बार परिवर्तन किया गया था। बिल्कुल, जिन्होंने सी ऑप्शन बताया था बिल्कुल राइट आंसर है उनका। सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसमें आपको एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं यहीं पर देता हूं और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन हर बार हर कंपटीशन में देखने को मिलता है, तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। एक तो 42वें संविधान संशोधन और एक हुआ था 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। अब अगर हम संविधान में अगर बात करें तो संविधान में जो भी शब्द जोड़े गए हैं या जिनको हटाया गया है उनकी चर्चा करें, तो जहां पर जोड़ना शब्द आपको दिखाई दे क्वेश्चन में, जोड़ना शब्द, कौन सा शब्द? जोड़ना शब्द अगर आपको कहीं पर भी अगर दिखाई दे तो वहां पे आपको संविधान संशोधन करना है। कौन सा? 42वां। बिल्कुल राइट होगा। लगभग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से बता रहा हूं, जहां पर जोड़ना शब्द आपको दिखाई दे वहां पे कौन सा संविधान संशोधन करना है? 42वां। लेकिन अगर बात करें हटाने की, अगर किसी भी प्रकार के अगर बात करें हटाने की, जैसे अगर बात करें संपत्ति के अधिकार की, संपत्ति के अधिकार की कौन से संविधान संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन। बिल्कुल गजब का क्वेश्चन था। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखना, 7वां क्वेश्चन अपने सामने। अगर हम 7वें क्वेश्चन की बात करें, 7वां क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मिनट, 7वें क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम, ये रहा आपके सामने 7वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। चलो चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? नीचे वाली पूछी है, सबसे नीचे वाली परत पूछी है। तो क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़े कि वायुमंडल में, अगर हम बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की परतों की बात करें तो टोटल परतें कितनी है? टोटल परतों की बात करें तो 5 परतें हैं और सबसे नीचे वाली परत की यहां पर बात कर रहे हैं। एग्जामिनर जो क्वेश्चन में पूछा है, एग्जामिनर ने वो पूछा है कि सबसे नीचे वाली, सबसे नीचे वाली, तो सबसे नीचे वाली अगर बात करें, नंबर 1 ए ऑप्शन में है सौरमंडल, बी ऑप्शन में आपके सामने है बहिर्मंडल, सी ऑप्शन में है आयन मंडल और डी ऑप्शन में है समताप मंडल। फटाफट से बता दो मेरे प्यारे साथियों, इस ऑप्शन का क्या आंसर होगा? बिल्कुल फटाफट से बताओ। देखिए, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी ऑप्शन भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। सबके अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल ए बी डी सी 5 बढ़ते भी बता रहे हैं। बिल्कुल अलग अलग आंसर। एसएसबी के क्लास लेना है सर, जिनको क्लास लेनी है वो बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल जिस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे उससे भी आपको बेहतर तैयारी वहां पर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करवा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अधिक से अधिक शेयर करते जाओ क्लास को, इंपॉर्टेंट क्लास आज की। बिल्कुल अलग अलग कमेंट आ रहे हैं, तो इसमें आपको सही आंसर क्या होगा मैं बता देता हूं। आपके सामने ऑप्शन थे 4, सामने थे सौरमंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल और समताप मंडल। जबकि इसका सबसे निचली परत पूछी है, तो जो सबसे निचली परत है वो होगी कौन सी? सौरमंडल। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसका ए ऑप्शन है वो क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर हम बात करें वायुमंडल की, किसकी बात करें? वायुमंडल की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, ये जो परत आपको नजर आ रही है ये होगी सौरमंडल। कौन सी होगी? सौरमंडल परत होगी। उसके बाद में अगर हम आगे की बात करें तो पूरा डायग्राम में आपको यहां नहीं बताने वाला हूं, फिर भी बता देता हूं।
कि यहां पर जस्ट क्षोभमंडल के ऊपर एक सीमा पाई जाती है जिसका नाम है क्षोभ सीमा। क्या नाम है? क्षोभ सीमा। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें वायुमंडल की परतों में, तो 5 प्रकार की परतें पाई जाती है। क्षोभमंडल की अगर हम बात करें तो इसकी जो औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई है इसकी कितने किलोमीटर? 13 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करें भूमध्य रेखा या 0 डिग्री या विषुवत रेखा पे, जो 0 डिग्री विषुवत रेखा पर अगर हम बात करें, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा पर अगर हम बात करें तो जो ये क्षोभमंडल सबसे निचली परत है इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर। कितनी है? 18 किलोमीटर। लेकिन अगर बात करें धरातल की, पृथ्वी की अगर बात करें, सॉरी ध्रुवों की अगर हम बात करें, ध्रुवों पर अगर हम चर्चा करें तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई होगी वो कितने किलोमीटर होगी? तो 8 किलोमीटर। बिल्कुल गजब का क्वेश्चन था आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। और पूछा क्या था क्वेश्चन में? मैंने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ो। 2 बार पढ़ने के बाद में जो गलतियां हैं वो कम हो जाती है, जबकि क्वेश्चन सही होने का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन था वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत कौन सी थी? यही क्वेश्चन पूछा गया था और इसका राइट आंसर होगा क्षोभमंडल। आ गई होगी बात समझ में। उसके अलावा अगर परतों की हम चर्चा करें तो क्षोभमंडल के अलावा समता मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है जो सबसे बाहरी परत पाई जाती है। इस प्रकार से ये हो गई परतों की बात। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 8वां। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये लो, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन पूछा है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बात कर रहा है यहां पर किसकी? यूरोप की, यूरोप महाद्वीप की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लंबी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? लंबी नदी। बिल्कुल फटाफट से बता दो। पहला ऑप्शन आपके सामने राइन नदी, सेकंड ऑप्शन है रोन नदी, सी ऑप्शन आपके सामने डेन्यूब नदी और डी ऑप्शन है वोल्गा नदी। बिल्कुल 8वां क्वेश्चन आपके सामने, 8वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बता दो। देखें क्वेश्चन है यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछा है और ऑप्शन आ रहे हैं ए, बी, सी, बिल्कुल डी, वोल्गा भी आ रहा है, ए, ज्यादातर बच्चों का ऑप्शन बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। ए, बी में ज्यादा फंसे हुए हैं, ए और बी ऑप्शन में ज्यादा फंसे हुए हैं। तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बता देता हूं। अगर हम बात करें यूरोप महाद्वीप की तो सबसे लंबी नदी पूछी है, तो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी होगी? वोल्गा नदी होगी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, जिन्होंने डी ऑप्शन बताया है बिल्कुल राइट आंसर है उनका, डी ऑप्शन सही होगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछा है। अब अगर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं वोल्गा नदी की, इसकी विशेषता क्या है? तो यह रूस देश की राष्ट्रीय नदी कहलाती है। रूस देश की राष्ट्रीय नदी कहलाती है। राष्ट्रीय नदी कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है? वोल्गा नदी कहलाती है। आ गई होगी बात समझ में। इसके अलावा अगर हम बात करें वोल्गा नदी की, तो वोल्गा नदी के बारे में आपको और बता देता हूं। वोल्गा नदी है वो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। आ गई होगी बात समझ में। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, उससे पहले मैं फिर से बता रहा हूं कि हमारे जो एप्लीकेशन है, बेस्ट एग्जाम चैनल है, उसमें जो एप्लीकेशन है उस पे आपको एसएचबी ट्रेडमेंस, उसके अलावा बीएसएफ ट्रेडमेंस, सीआरपीएफ ट्रेडमेंस सबके कोर्स बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क पे आपको मिल रही है। उसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो ध्यान से देखना, आपके सामने है 9वां क्वेश्चन। ये लो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल है वो पृथक करता है। पृथक का मतलब है अलग करता है, विभाजित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का कि अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से, अंडमान और जो निकोबार द्वीप है उनको कौन सा चैनल है जो अलग करता है, विभाजित करता है। तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है 11 डिग्री चैनल। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 11 डिग्री चैनल। बी ऑप्शन आपके सामने 10 डिग्री चैनल। सी ऑप्शन आपके सामने पाक स्ट्रेट और डी ऑप्शन आपके सामने है मन्नार की खाड़ी। बता दो मेरे प्यारे दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, अब फटाफट अलग अलग आ रहे हैं। किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। बताओ देखें कि कौन सा चैनल है जो इन दोनों को अलग अलग बांटता है। बिल्कुल सबके अलग अलग कमेंट आ रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अंडमान द्वीप और जो निकोबार द्वीप है इन दोनों को कौन सा चैनल है जो अलग अलग भागों में विभाजित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों 10 डिग्री, और राइट आंसर है बी ऑप्शन। जिन्होंने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताया है बिल्कुल उनका 100% सही आंसर है। अब अगर हम बात करें इसमें, तो बात करें हिंद महासागर की, किस महासागर की बात करें हम? हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो जो हिंद महासागर है उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप स्थित है। अब अगर हम बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप की, तो इसमें अंडमान और जो अंडमान द्वीप है और निकोबार द्वीप है उन दोनों को पृथक करता है, वो जो पृथक करता है वो करता है 10 डिग्री चैनल। कौन सा करता है? 10 डिग्री चैनल। बिल्कुल आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सबके अलग अलग कमेंट आ रहे थे। तो मेरे प्यारे साथियों जिन्होंने ऑप्शन बी बताया उनका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद में चलो आगे के क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं हम। उससे पहले मैं आपको एक और सूचना दे देता हूं कि जो संडे को टेस्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, उसमें 100 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्वेश्चन है 10 नंबर। बिल्कुल अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने न्यू मोर द्वीप कहां स्थित है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। न्यू मोर द्वीप पूछा है। कौन सा द्वीप पूछा है? न्यू मोर द्वीप। और न्यू मोर द्वीप की विशेषता क्या है? न्यू मोर द्वीप कहां स्थित है? सबसे इजी क्वेश्चन भी मान सकते हैं ज्योग्राफी का, और सबसे हार्ड क्वेश्चन भी मान सकते हैं हम। तो क्वेश्चन में पूछा है न्यू मोर द्वीप, अंडरलाइन करो। आगे पूछा क्या है? स्थित कहां है? तो पहला ही ऑप्शन आपके सामने अरब सागर में, बी ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी में, सी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, और डी ऑप्शन है आपके सामने अंडमान सागर में। अंडमान सागर में 4 ऑप्शन आपके सामने। बताओ देखें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं सबके अलग अलग, ए बी। सर जूम करो, बिल्कुल जूम कर दिया है, देखते जाओ। अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा चल रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू मोर द्वीप के बारे में पूछा है। न्यू मोर द्वीप के बारे में पूछा गया है, फटाफट से आंसर बताओ। न्यू मोर द्वीप कहां स्थित है? बिल्कुल मैं देख रहा हूं सबके अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। सी, बी, मनार की खाड़ी भी आ रहे हैं। बिल्कुल पुष्पा टाक, देवेंद्र, निशा, पूजा देवी, सबके अलग अलग कमेंट सबके देख रहा हूं मैं। सुनीता यादव, ऋतुराज, बिल्कुल सबके अलग अलग सी ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपके सामने आ रहा है, इसका आंसर सी ऑप्शन राइट होगा, बंगाल की खाड़ी में। न्यू मोर द्वीप पूछे कि न्यू मोर द्वीप है वो कौन सी खाड़ी में स्थित है, तो मेरे प्यारे साथियों कौन सी खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। कई एग्जामों में यह क्वेश्चन देखने को मिला है कि न्यू मोर द्वीप है वो कहां स्थित है। तो इस द्वीप की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में। अब अगर आपके जनरल नॉलेज के आधार पर मैं बता देता हूं कि एक तरफ है, अगर हम भारत की बात करें तो ध्यान से देखना,
अगर हम भारत देश की बात करें तो ध्यान से देखना, यह है जैसे भारत देश, अगर इसकी हम बात करें तो ध्यान से देखना, अगर हम भारत की बात करें तो एक तरफ है बंगाल की खाड़ी, इस तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी। अगर हम बात करें पश्चिमी दिशा में तो इस तरफ है अरब सागर, क्या है, अरब सागर। अब अगर हम यहां पूछा क्या है, न्यू मूर द्वीप पूछा है, तो अधिकांश जो द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, टोटल जो द्वीप है उनमें से अधिकांश जो द्वीप है वो किस खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है। उसमें अगर हम चर्चा करें तो लगभग 204 से भी अधिक, 204 से भी अधिक जो द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में है। आ गई बात समझ में। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इधर अरब सागर, अरब सागर में द्वीप है वो कम पाए जाते हैं, जबकि जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप अधिक, उसका कारण क्या है, तो मैं एक कारण आपको और बता रहा हूं कि अधिकांश जो नदियां हैं वो अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। किस खाड़ी की ओर ले जाती है, बंगाल की खाड़ी की। जबकि कुछ ही नदियां हैं जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, इनका जो पानी है वो अरब सागर में गिरता है। आगे होगी बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रायसीना की पहाड़ी कहां स्थित है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रायसीना की पहाड़ी है वो कहां स्थित है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपको कि रायसीना की जो पहाड़ियां हैं वो कहां स्थित है। बिल्कुल मैं कमेंट देख लेता हूं। ए ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, बताओ देखिए रायसीना पहाड़ी कहां स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है कि जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है वहां रायसीना की पहाड़ी स्थित है। सेकंड ऑप्शन आपके सामने है श्रीनगर का पर्वतीय स्थल जिसे शंकराचार्य पहाड़ी भी कहते हैं, वहां स्थित है क्या रायसीना पहाड़ी। उसके बाद में अगर सी ऑप्शन की चर्चा करें तो वह स्थान जहां जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया था उन्हें रायसीना पहाड़ी कहा जाता है क्या। उसके बाद में डी ऑप्शन आपके सामने है कि कन्याकुमारी की वह चट्टान जहां पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित की गई थी, क्या उन्हें कहा जाता है क्या रायसीना की पहाड़ी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबका कमेंट आ रहा है, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बिल्कुल मैं कमेंट देख रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों तो वो होगा आपके सामने ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है कि जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है वहां रायसीना की पहाड़ियां स्थित है। बिल्कुल सही आंसर। आपके नॉलेज के लिए और बता देता हूं, जो ये रायसीना की पहाड़ियां स्थित है वो दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन की बात करिए तो राष्ट्रपति भवन का अगर आपको पता है कि राष्ट्रपति भवन कहां स्थित है तो नई दिल्ली में स्थित है। तो नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रपति भवन। तो जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है वहीं पर क्या है, रायसीना पहाड़ियां स्थित है। एग्जामिनर छोटी छोटी गलतियां ही करवाते हैं और वो इस टाइप के क्वेश्चन ही देता है। अगर वो ऑप्शन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान अगर इस प्रकार के ऑप्शन देता तो इसका आंसर होता दिल्ली। तो बात बता देता हूं आपको कि जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है वहां पर रायसीना की पहाड़ियां भी स्थित है। आ गई होगी बात समझ में आपके कि जो रायसीना की पहाड़ी है वहां पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। उसके बाद में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा करिए हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, बिल्कुल ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 12 भारत की बात कर रहा है, किसकी, किस देश की, भारत देश की बात कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन आपके सामने है गंगा नदी, सी ऑप्शन है गोदावरी और डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, कमेंट देख रहा हूं मैं, तब तक बताओ देखिए आंसर। बी ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल सबके कमेंट में बॉक्स में आपकी बार बी ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं। गंगा नदी के बारे में बोल रहे हैं।
गंगा नदी सबका ऑप्शन में, लेकिन डी भी आ रहा है। डी बताया है अहम वर्मा ने, बिल्कुल बी। ज्यादातर बच्चों का जो ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर अधिकांश बच्चों ने बी ऑप्शन ही बताया था, और इसका सही आंसर भी कौन सा होगा? बी ऑप्शन ही होगा। तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में पूछा क्या है क्वेश्चन में? सबसे लंबी नदी पूछी है। क्या पूछा है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और जो गंगा नदी है वो निकलती कहां से है? तो उत्तराखंड राज्य से निकलती है। उत्तराखंड राज्य से निकलती है। बात करें अगर हम नेक्स्ट कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है। अगर हम कुल लंबाई की बात करें, अगर लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये बहती है। ये हो गई गंगा नदी की बात करें। उसके बाद में अगर हम कावेरी, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी है वो पूर्वी क्षेत्र में बहती है, पूर्वी क्षेत्र में बहती है। जबकि अगर गोदावरी कावेरी की बात करें तो वो भी भारत के पूर्वी क्षेत्र, जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर बहती है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बांध के बारे में पूछा है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बात करेंगे कि सरदार सरोवर बांध, किस बांध की बात कर रहे हैं? सरदार सरोवर बांध की बात कर रहे हैं। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरदार सरोवर बांध है वो, उसका जो निर्माण कार्य है वो किस नदी पर किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। आपके सामने पहला ऑप्शन है ताप्ती नदी, बिल्कुल पहला ऑप्शन ताप्ती नदी। सेकंड है माही नदी। सी ऑप्शन है आपके सामने चंबल नदी। और डी ऑप्शन है आपके सामने नर्मदा नदी। बता दो देखिए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13। बता दो देखे, ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ए डी। गुजरात का सबसे बड़ा बांध नर्मदा, डी, ए बी, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। बिल्कुल सबके अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। चलो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने चारों सामने है। इसका राइट आंसर होगा मेरे साथियों डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन में है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी इसका राइट आंसर होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, जो ताप्ती नदी है वो नर्मदा के जस्ट पास से ही बहती है, जस्ट पास से बहती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। उसके अलावा माही नदी और चंबल नदी की अगर हम बात करें, माही नदी और चंबल नदी की बात करें तो माही और चंबल नदी, इन दोनों का उद्गम ही एमपी राज्य से होता है। किस राज्य से होता है? एमपी राज्य, मध्य प्रदेश राज्य से होता है। माही नदी है वो दक्षिण की गंगा कहलाती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की दक्षिण की गंगा कहलाती है, दक्षिण की गंगा कहलाती है। जबकि अगर इस नदी के बारे में और चर्चा करें तो राजस्थान राज्य में यह आदिवासियों का कुंभ स्थल भी कहलाता है, माही नदी। चंबल नदी की बात करें तो राजस्थान में, चंबल नदी की बात करें तो राजस्थान में जो 12मासी नदी है जो वर्ष भर बहती है, 12मासी जो नदी है जो वर्ष भर बहती है, वो नदी कौन सी है? चंबल नदी है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 14 नंबर क्वेश्चन होगा। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किस घाटी की बात कर रहे हैं? ध्यान से देखना। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने।
बात की है भारत में, किस देश की बात कर रहे हैं, भारत देश की। अंडरलाइन करो, घाटी कौन सी है, कुल्लू घाटी है। निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने 4 है। नंबर 1 है अंगूर की खेती के लिए, बी ऑप्शन आपके सामने आलू की खेती के लिए, सी ऑप्शन है आपके लिए सेब की खेती के लिए, और 4 नंबर ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी के लिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर बताओ। देखिए जब तक मैं कमेंट देख लेता हूं आपके, बिल्कुल सबके अलग अलग कमेंट आ रहे हैं, सी डी, कई एप्पल भी बना रहे हैं, अहिर, रितेश यादव, मोनू कुमार सी ऑप्शन, भूपेंद्र सी ऑप्शन, मोहित सी ऑप्शन, सुमन सी ऑप्शन, मोहित सी ऑप्शन। बिल्कुल जिन्होंने सी ऑप्शन बताया है वो थोड़े से नजदीक पहुंच रहे हैं आंसर की ओर, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। बिल्कुल जिन्होंने कमेंट बॉक्स में सी ऑप्शन बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो भारत की जो कुल्लू मनाली की जो घाटियां हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हिमाचल प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश है, एचपी स्टेट कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है एचपी स्टेट। जो एचपी स्टेट है अगर उसकी हम चर्चा करें तो वहां पे जो कुल्लू मनाली की जो घाटियां हैं, जो एक पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत प्रसिद्ध स्थान है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कुल्लू मनाली की जो घाटियां हैं वो पर्यटन की दृष्टि से भी प्रसिद्ध है। उसके अलावा यहाँ पर अगर खेती की बात करें, कृषि कार्यों की बात करें, तो सबसे ज्यादा उत्पादन फलों में किया जाता है, वो किया जाता है सेबों का। जो सेब होती है, एप्पल होती है, उसकी सर्वाधिक खेती कहां पर की जाती है, तो कुल्लू मनाली की घाटी में की जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, कुल्लू मनाली जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद में अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर अगर 15 की बात करें तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल स्लाइड पे देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, 2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़े। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति, बात किसकी कर रहा है, हरित क्रांति की कर रहा है। अंडरलाइन करो क्वेश्चन को। जब भी आप इस प्रकार के टेस्ट का सॉल्यूशन करते हो तो पास में नोटबुक रखा करो, जिसमें आप इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो लिख सकते हो। मैं बार बार बता रहा हूं, क्वेश्चन कहीं नहीं बन के आते। ऐसा नहीं होता है कि अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड, फ्रांस कहीं से उठाकर क्वेश्चन लाए जाते हैं। क्वेश्चन इन्हीं किताबों से जो हम रात दिन अपनी आंखों के सामने लेकर बैठते हैं उन्हीं में से पूछे जाते हैं। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि जब भी किसी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करने के लिए बैठते हो तो सबसे पहले आपके सामने पहली चीज आपके सामने होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों, तो वो होना चाहिए सिलेबस आपके सामने। जहां पर भी आप सोते हो, जहां पर भी आप खाना खाते हो, देखते हो, उस समय एक बार सिलेबस को अपनी नजर से बिल्कुल निकालना। और जिस दिन फिर से बता रहा हूं, जिस दिन अगर आपको सिलेबस कंप्लीट याद है तो ऐसा मान लेना कि जिस आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उस कंपटीशन का 30% भाग आपको याद है। बिल्कुल अगर आपको सिलेबस याद होता है तो इसका मतलब है कि 30% आपको उस कंपटीशन एग्जाम का जो आपको सिलेबस दिया गया है वो आपको याद है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। तो सिलेबस है वो आपके माइंड में होना चाहिए। जब भी 2 या 4 दिन होते हैं बिल्कुल एक बार अपने दिमाग में पूरी सिलेबस को घुमाओ। फिर मैं आपको चैलेंज के साथ में कहता हूं कि आपको कंपटीशन एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। चलो बात करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है। सफलता की बात कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, सफलता की बात करें। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने 4 नजर आ रहे हैं। ए ऑप्शन में है गन्ना, बी ऑप्शन में मोटे अनाज जैसे दाल है, दालें आती है, चाहे वो चना हो, मोठ हो, मूंग हो, कोई सी भी, तो अरहर हो, इस प्रकार की जो मोटी अनाज की उसे बोला जाता है जो दालें आती है इसमें। उसके बाद में गेहूं की बात कर रहे हैं और उसके बाद में डी ऑप्शन है वो चावल। भारत में सर्वाधिक चावल भी उत्पादित होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, बिल्कुल बता दो मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सबका ऑप्शन आ रहा है सी गेहूं,
सी ऑप्शन ज्यादातर कमेंट आ रहे हैं, सी। बी भी आ रहा है, बी ऑप्शन। समर्थ सिंह बी ऑप्शन। राजेश गुजर सी ऑप्शन। विशाल यादव सी ऑप्शन। राजेश गेहूं बिल्कुल। पुष्पा, रवि सिंह सी। अनीस छोटू सी ऑप्शन। ज्यादातर बच्चों के ऑप्शन आ रहे हैं सी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हरित क्रांति हुई थी वो भारत में उसकी शुरुआत हुई थी, तो उसमें सबसे ज्यादा किस फसल की वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन में यही पूछा गया है। क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना। चारों ऑप्शन आपके सामने थे। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। बिल्कुल सही आंसर होगा सी ऑप्शन। सर्वाधिक वृद्धि हरित क्रांति का कारण रहा था। गेहूं में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। बात कर रहा है किसकी? भारत देश की। भारत देश में अगर आपको पूछे तो गेहूं की फसल में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। अब मैं आपको बता देता हूं हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है। 1966 और 67 में, 1966 और 67 ईस्वी में हरित क्रांति की भारत में शुरुआत हुई थी। और इस हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? तो स्वामीनाथन को, डॉक्टर स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? डॉक्टर स्वामीनाथन। डॉक्टर जो स्वामीनाथन थे उनको हरित क्रांति का जनक या पिता कहा जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखना। अगले क्वेश्चन जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो आपके सामने है स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 16, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, 2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उत्पादक राज्य, चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं, यह नहीं पूछा गया है कि सबसे ज्यादा चाय उत्पादित किस राज्य में होती है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि चाय का उत्पादक राज्य ही नहीं है जो चाय का बिल्कुल उत्पादन नहीं करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन में दे रखा है असम, बी ऑप्शन में दे रखा है केरल राज्य, सी ऑप्शन में है वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और डी ऑप्शन में है छत्तीसगढ़ राज्य। बता दो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट देख रहा हूं, डी, सी, ए, डी होगा, सी होगा। पुष्पा टाक ए, डी, सी या डी। बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। चारों ऑप्शन आंसर में आ रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो ध्यान से देखना। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि किस भारतीय राज्य को, भारत के जो 28 राज्य हैं वर्तमान समय में, उनमें से किस राज्य में चाय का उत्पादन नहीं होता है। पूछा है क्वेश्चन में नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसमें चाय का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है, चाय का उत्पादन नहीं होता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन पे चर्चा करें तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों। असम जो राज्य है उसमें सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपको याद रखना है असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में। उसके बाद में बात करें कि सबसे प्रसिद्ध जो चाय है वो किस राज्य की है, तो ध्यान से देखना। जो पश्चिमी बंगाल राज्य है, वेस्ट बंगाल राज्य है, उस राज्य में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है दार्जिलिंग। क्या नाम है? दार्जिलिंग नाम एक स्थान है। और वहां की चाय है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। वहां की जो चाय है वो विश्व भर में, अगर बात करें वर्ल्ड स्तर पर, तो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन में गलती कहां करते हैं, यहां से क्वेश्चन अब अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि किस भारतीय राज्य को, चाय पढ़ लिया तो डायरेक्ट हम ऑप्शन में, चारों ऑप्शन ही नहीं देखते हैं कि असम राज्य में सर्वाधिक चाय उत्पादन, और ए ऑप्शन करके आते हैं हम एग्जाम में, और फिर सोचते हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन, चाय वाला जो क्वेश्चन पूछा था वो तो बिल्कुल सही है। जब हम एग्जाम देकर रूम से बाहर आते हैं तो कई लोग वहां पर जो अपने साथी लोग हैं वो बताते हैं कि इसका आंसर छत्तीसगढ़ होगा। तब जाकर हमारी ये दोनों आंखें हैं वो खुलती है कि अगर हम
जब पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे उस समय अगर उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते या क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेते तो ये क्वेश्चन हमारे गलत बिल्कुल नहीं होता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले 2 बार अच्छी तरह से पढ़ो। 2 बार भी पढ़ने के बाद में अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं या क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो उसके बाद में ऑप्शन पे जाओ और ऑप्शन पर जाने के बाद में एक एक ऑप्शन को काटो। किस प्रकार से काटोगे तो ध्यान से देखना। आपको पता है कि असम में चाय का उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल में चाय का उत्पादन होता है, यहां तक पहुंच गए। पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा गया है कि चाय का उत्पादक स्टेट नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो चाय का उत्पादक स्टेट है वो नहीं है पूछा गया है। तो आपको पता है कि असम में भी चाय का उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल में भी चाय का उत्पादन होता है। अब आपके सामने जो प्रॉब्लम आती है वो 2 स्टेट में आती है, एक आती है केरल राज्य में और दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य। अब ध्यान से देखना, इस प्रकार यहां तक पहुंच जाओगे। यहां तक पहुंचने के बाद में जो समस्या आती है उसका सॉल्यूशन एक ही होता है और वो होता है सिर्फ हार्ड वर्क, तैयारी करो। उसके बाद में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला, बिल्कुल अंडरलाइन कर लो, कोयला क्षेत्र है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछा है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ना कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन आपके सामने 4। नंबर 1 है झरिया, सेकंड ऑप्शन है यलादू, सी ऑप्शन आपके सामने है रामपुर और डी ऑप्शन है आपके सामने तालचेर या इसे तलचर भी कहा जाता है। अब बता दो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके सामने, 4 ऑप्शन भी आपके सामने हैं। बिल्कुल इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। जिन्होंने ए ऑप्शन बताया है बिल्कुल राइट आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, तो वो कौन सा होगा, झरिया है। कौन से स्टेट में, तो याद रखना आपको झारखंड राज्य में। किस राज्य में है, झारखंड राज्य में। और अगर मैं बता देता हूं आपको कि भारत देश की अगर हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो कोयला क्षेत्र है वो झारखंड राज्य में ही उत्पादित होता है। आ गई होगी बात समझ में आपके। अब चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना, बड़ी मात्रा में पूछा है, सर्वाधिक प्रयोग पूछा है, किसका किया जाता है। ए ऑप्शन आपके सामने है जिप्सम, बी ऑप्शन है चूना पत्थर, सी ऑप्शन है आपके सामने कोयला और डी ऑप्शन है मृतिका मिट्टी। बता दो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, कमेंट देख लेता हूं मैं। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, बिल्कुल ए बी ज्यादातर आ रहा है। बिल्कुल जिन्होंने बी ऑप्शन बताया है बिल्कुल सही, बी ऑप्शन चूना पत्थर, बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका क्या, चूना पत्थर। हमारे भारत के अधिकांश राज्यों में ये जो चूना पत्थर है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है और उसके कारण जो यहाँ पर सीमेंट उद्योग है वो भी बहुत अधिक मात्रा में विकसित हुआ है। अब उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। मैंग्रोव वन पूछे, कौन से वन पूछे हैं, अंडरलाइन कर लो, मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, सिक्किम राज्य और वेस्ट बंगाल जो पश्चिमी बंगाल।
फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ देंगे। बात कर रहा है मैग्रो 1 की, बी ऑप्शन आ रहा है, अधिकांश बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है। K2K का आंसर आ रहा है वेस्ट बंगाल, बाकी बी डी, ज्यादातर सी भी बता रहे हैं। तो हर टाइप के ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, कौन सा होगा? डी ऑप्शन, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक मैग्रो 1 पाए जाते हैं। आ गई होगी बात समझ में। उसके बाद में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने और वो है साइंस का क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साइंस का क्वेश्चन। साइंस का क्वेश्चन क्या है कि प्लेग एक प्रकार का रोग है। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? एक रोग पूछा गया है आपको कि जो प्लेग रोग है वो किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन आपके सामने, ए ऑप्शन में जीवाणुओं द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, विषाणुओं द्वारा और उपयुक्त सभी के द्वारा। बता दो फटाफट से मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल थोड़ा सा फास्टली बताओ देंगे। सी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, सी डी सी बी, बिल्कुल सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मैं ध्यान से बता देता हूं आपको कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। जीवाणुओं द्वारा कौन सा रोग होता है? प्लेग रोग होता है। कौन सा होता है? प्लेग रोग सर्वाधिक होता है। किनके कारण होता है? जीवाणुओं के द्वारा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखना, क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? मरुस्थल की बात पूछ रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, बी ऑप्शन है गोबी मरुस्थल, सी ऑप्शन है थार का मरुस्थल जो राजस्थान राज्य में है और डी ऑप्शन है तकला मकान जो ईरान इराक में स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों फटाफट से बताओ देंगे। बिल्कुल ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ए डी ए, बिल्कुल सबके अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। पूछा क्या है क्वेश्चन में? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए ऑप्शन ज्यादातर, बी ऑप्शन, डी भी आ रहा है। तो अब मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर। जिन्होंने ए ऑप्शन सही किया है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो सहारा मरुस्थल है वो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। ग्रह के उपग्रह पूछे हैं, यह नहीं पूछा गया है कि कौन सा ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कौन से ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह पूछे हैं। आपके सामने ऑप्शन है बृहस्पति के, पृथ्वी के, नेपच्यून के और शनि के। चार ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर बता दो, देखिए फटाफट से बताओ। बिल्कुल ए ऑप्शन आ रहे हैं, लगभग के ए, बृहस्पति भी आ रहा है। रिया कॉपी करना छोड़ दो, कौन है? राजेश गुजर। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, बिल्कुल ए भी आ रहा है, ए ज्यादातर ए ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं इसका आंसर बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों कि कौन से ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, शनि। बिल्कुल सही आंसर है जिन्होंने डी ऑप्शन बताया है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जो शनि उपग्रह है, शनि जो ग्रह है, शनि ग्रह, उसके उपग्रह को बात करें कि उपग्रह कितने हैं तो 82 इसके उपग्रह हैं। कितने हैं? 82 उपग्रह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ध्यान से पढ़ना। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में बात कर रहा है किसकी? अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संदर्भ है। क्वेश्चन में ऑप्शन आपके सामने भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित, संघ सरकार से संबंधित, राज्य सरकार से संबंधित और डी ऑप्शन में है राज्य की नीति के निर्देशक जो तत्व है
उनसे संबंधित। बिल्कुल फटाफट से आंसर बताओ, देखिए डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, फटाफट से बताओ देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष विधि के संबंध में संरक्षण है, वो कौन संदर्भित करता है? तो इसका मेरे प्यारे साथियों सबका क्वेश्चन का अलग अलग ऑप्शन का आंसर आ रहे हैं, बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। तो मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो अपराधों के लिए कानून बना सकती है, संरक्षण संदर्भित कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की, तो जो मूल अधिकार है, अगर हम मूल अधिकारों की चर्चा करें तो मैं आपको बता देता हूं कि मूल अधिकार है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। उसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक। अगर मूल कर्तव्यों की बात करें तो वो आर्टिकल नंबर 51 क में मूल कर्तव्य बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 11 बताए गए हैं। 11वां कौन सा है? तो 11वां निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये आपके सामने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़ना और आंसर देना। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई थी? बिल्कुल आपके सामने ऑप्शन ए में है अंग्रेजी, सिंधी, मराठी, संस्कृत। बी ऑप्शन में है संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी। सी ऑप्शन में है सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और डी ऑप्शन में है मराठी, उड़िया, कोंकणी, नेपाली। फटाफट से बताओ देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर, बिल्कुल फटाफट बता दो देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, 82, ए, डी, सी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर होगा वो होगा बिल्कुल सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। सबसे पहले बता देता हूं, जो 15वीं भाषा वर्तमान समय में मूल जो संविधान था, अगर मूल संविधान की बात करें तो उसमें कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था? तो 14 जो भाषाएं थी, 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। लेकिन जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी कौन सी? सिंधी। उसके बाद में 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी। उनको अगर ट्रिक से याद करना चाहते हो आप तो ट्रिक से याद कर लेना। नमक, नमक का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। न से याद करना आपको नेपाली, मैं से आपको याद करना है मणिपुरी, और कैसे आप याद करोगे क्या? कोंकणी। तो ये जो भाषाएं हैं वो हो गई भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बाद में जोड़ी गई थी। उसके अलावा अगर बात करें ये हो गई कितनी? 15 के बाद में 3 ये हो गई तो 18। वर्तमान समय में भाषाएं कितनी है? तो टोटल वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। तो 4 भाषाओं को और अगर आपको याद रखना है तो याद रख लेना ट्रिक से, उसे कहते हैं बोडोमास। क्या कहते हैं? बोडोमास। बोडोमास, बोडो का मतलब क्या होता है? तो बोडोमास ट्रिक याद कर लेना आप। बोडो, डोगरी, मालसी, संताली, ये 4 भाषाएं टोटल मिलाकर कितनी हो गई? 22 भाषाएं वर्तमान में है 8वीं अनुसूची में। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, 25 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन है कि भारत सरकार की बात कर रहे हैं तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है, किसके द्वारा होता है? पहले ऑप्शन में है संसद के सदस्यों द्वारा, बी ऑप्शन में राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी ऑप्शन में संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, और डी ऑप्शन आपके सामने संसद और राज्य जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन होता है वो किन सदस्यों के द्वारा होता है? बिल्कुल मैं आपके ऑप्शन देख रहा हूं, सी 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 जो 92 बता रहे हैं, बिल्कुल 1992 में ये जोड़ी गई थी भाषाएं। अभी तक पिछले क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन था कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसका निर्वाचन किस सदस्यों के द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बी ऑप्शन ज्यादातर बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं, ए भी बता रहे हैं, डी भी बता रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। और ए ऑप्शन में क्या दे रखा है? संसद के सदस्यों द्वारा। अब अगर हम संसद के सदस्यों की बात करें तो संसद में जो राज्यसभा, RS है राज्यसभा और LS है लोकसभा। अगर राज्यसभा और लोकसभा की बात करें तो जो राज्यसभा में 250 सदस्य टोटल होते हैं, टोटल सदस्य कितने होते हैं? 250। अगर लोकसभा की बात करें तो जो 552 सदस्य होते हैं, ये दोनों मिलकर
किसका चुनाव करते हैं, उपराष्ट्रपति का। लेकिन वर्तमान समय में अगर इनकी बात करें तो 245 सदस्य, 250 सदस्य या 545 सदस्य टोटल है। और अगर इसमें बात करें तो जो 2020 में एक नियम कानून बनाया गया था उसके तहत अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में जो नियुक्त लोकसभा में जो 2 सदस्य थे आंग्ल भारतीयों के नाम से जाने जाते थे, इन सदस्यों को चुनने का अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया है। आगे होगी बात समझिए। आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबने इनका अच्छे से सॉल्यूशन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, नोटबुक में जरूर लिख लेना और इनमें से अधिकांश एग्जाम में क्वेश्चन है वो देखने को भी मिलते हैं। अब फिर से एक बार मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ध्यान से देखना। हमारे जो एप्लीकेशन जो बेस्ट एग्जाम चैनल है बाबू फौजी के नाम से जो चलता है, उसमें एसएसबी ट्रेडमेंस भर्ती का, बीएसएफ ट्रेडमेंस भर्ती का और सीआरपीएफ ट्रेडमेंस भर्ती 2023 का न्यू बैच अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं। लगभग 3 या 4 दिन हुए हैं। पिछले 3-4 दिनों पहले ही वर्तमान समय हर की क्लास, हर सब्जेक्ट की, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, उसके अलावा बात करिए तो हिंदी सब्जेक्ट है, उन सब की अलग से क्लासें, साथ में रिकॉर्डेड क्लासें भी मिलती है, लाइव क्लासें भी मिलती है, उनके अलावा नोट्स भी मिलते हैं। और बात करिए तो एक सुविधा और, वो क्या है, टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट साथ में लिए जाते हैं जो हर संडे को, अगर उसकी बात करिए तो हर संडे को बड़ा टेस्ट होता है एक, तो ये सिर्फ कितने रुपए में, मात्र 499 रुपए में। अगर आप मार्केट में जाओगे और मार्केट में जाकर अगर एसएसबी ट्रेडमैन हो, चाहे बीएसएफ ट्रेडमैन हो, चाहे अगर आप सीआरपीएफ की बात करो, अगर आप एक बुक की खरीदारी करोगे तो आपको कम से कम 500 रुपए देने पड़ेंगे। और उसमें ना तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस मिलेगा और ना कोई किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज मिलेगी, ना नोट्स मिलेंगे। सिर्फ आप उसको रटते जाओगे और ज्यादा से ज्यादा 50 या 60% तक ज्यादा से ज्यादा रटोगे तो यहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन वर्तमान समय जो कंपटीशन एग्जाम है वो बहुत हार्ड है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको पढ़ना है तो आज ही कोर्स खरीद ले और कठिन हार्ड वर्क मेहनत है वो स्टार्ट कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट कल की क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।